देश के इतिहास का सही चित्रण पहले नहीं होता था। देश के आजाद होने के 70 साल तक भी नहीं हुआ। लेकिन मैं कह सकता हूं कि देश के इतिहास के 65 साल के बाद, उससे पहले कुछ लोगों में होता था। इतिहास के नाते से बहुत सी संस्थाएं भी बनी, लेकिन खुलकर के विचार जो है मोदी जी की सरकार आने के बाद 2014 से इस पर खुलकर के हमने विचार करना शुरू किया। जिस राम जन्मभूमि के बारे में अस्तित्व का संकट, एक विचार का संकट बना हुआ था, कोर्ट्स के निर्णय के माध्यम से जब ये तय हो गया कि हाँ यही भगवान रामचंद्र जी का जन्म स्थान है, इस पर बाबर ने मंदिर को तोड़ करके एक ढांचा बनवाया। तब जाकर की चीजें लोगों के ध्यान में आई कि वो काल कैसा था। हमारा अतीत बहुत उज्जवल भी रहा है, लेकिन जब उज्जवल अतीत होता है तो कभी समय के थपेड़ों के बाद कभी कभी समाज सोने की स्थिति में आ जाए तो अतीत अंधकार में भी हो जाता है। तो 10वीं, 11वीं, 12वीं शताब्दी एक ऐसा काल था जब हमारा समाज खंडित हो गया। छोटी छोटी रियासतें, छोटे छोटे राजा अपने अपने ढंग से राज करने लगे, स्वार्थ में डूबे। देश की एकता, अखंडता को विचार करने वाला उस समय लोग कम ही बचे। अब इस समय विदेशियों की नजर ये हमारे देश के ऊपर पड़नी शुरू हुई कि भारतवर्ष इतना समृद्ध देश, राज्य, यहां करके शासन किया जाए। समाज में कुरीतियां बहुत थी। उन कुरीतियों को दूर करने के लिए समाज के अंदर बहुत से ऐसे संत महात्मा भी आए जिन्होंने विचार किया कि समाज बहुत अंधकार की दिशा में जा रहा है, इनको जागृत करो। एक भक्ति भाव का, जिसको कहना चाहिए 14वीं शताब्दी में भक्ति भाव का एक जागरण करने के लिए कितने ही नाम, अगर मैं उसमें शुरू करता हूं 1400, अगर मैं 1377 की बात करूं तो गुरु रविदास जी का जन्म हुआ है 1370 में। और उस काल के अंदर नाम हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ा नाम जो आपको बता रहा हूं, ऐसे ही 1469 के अंदर गुरु नानक देव जी, उनका अवतरण हुआ है। इसी प्रकार भगत कबीर 1398 में उनका जन्म हुआ है। इसी प्रकार मीराबाई 1498 में उनका अवतरण हुआ है। तो ये सारे भक्ति भाव के जो नाम ऐसे, तुलसीदास जी, इनका जन्म 1532 में हुआ है। तो तुलसीदास जी हों, मीराबाई हों, गुरु नानक देव जी हों, गुरु रविदास जी हों, भगत कबीर हों, ये इतने सारे नाम हैं जिन्होंने समाज को जागरण करना शुरू किया। जागरण करेंगे तो शायद अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। लेकिन इसी काल में विदेशी आक्रांता, खास करके मुगल राजा, इन्होंने इस देश के ऊपर राज करना भी शुरू कर दिया। 1526 में पहला मुगल सम्राट बाबर, उसने दिल्ली पर आकर कब्जा किया। 1526 में हुआ है। उससे पहले ये काल चल रहा था। अब यहां संघर्ष भी शुरू हो जाता है। उस संघर्ष में भक्ति काल के बाद शक्ति काल का भी प्रारंभ हो जाता है। और अगर शक्ति काल का पहला व्यक्तित्व कोई नाम लिया जा सकता है तो वो मैं सम्राट विक्रमादित्य हेमचंद्र का नाम लेता हूं कि वो पहले शक्तिशाली राजा हुए। पानीपत की लड़ाइयां शुरू होती हैं। पहली लड़ाई पानीपत की ये हुई है शायद नहीं, 21 अप्रैल 1526 को। वो लड़ाई हम हारे, लेकिन हारने के बाद भी एक विषय आया कि नहीं, लड़ाई लड़ी जा सकती है, सेना इकट्ठी की जा सकती है। और उस समय ही ठीक 30 वर्ष के बाद 1556 में हेमचंद्र विक्रमादित्य पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ते हैं। तो समाज का जागरण करने वाले लोग, समाज में शक्ति पैदा करने वाले लोग, इनका एक प्रादुर्भाव, एक प्रारंभ, एक उत्थान, ये उस समय शुरू हुआ है। उतनी ही ताकत से मुगल भी इस देश के अंदर
प्रभावी होते चले गए। 1526 के बाद बाबर, फिर 6-7 मुगल के राजा लगभग 300 साल तक ये राज करते रहे। और उस 300 साल के बाद जैसे एक क्रांति होती है, उसके बाद क्रांति भी शुरू हुई। और वो क्रांति वास्तव में शुरू हुई पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद। पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है सन 1761 में। 1757 का भी एक ऐसा काल माना जाता है कि स्वाधीनता का प्रथम संग्राम अगर कोई लड़ा गया तो 1757 में लड़ा गया, दूसरा संग्राम 1857 में लड़ा गया, और तीसरी बार 1947 में हमको आके आजादी मिली है। तो 300 साल का ये कार्यकाल, लेकिन ये मुगलों का नहीं था। मुगलों के बाद अंग्रेज ने कुटिल चाल के कारण से ईस्ट इंडिया कंपनी जो सन 1600 में बनी थी, 31 दिसंबर सन 1600 में इंग्लैंड ने प्रस्ताव पारित करके यहां उस कंपनी को भेजा था। 50-60 साल के बाद इधर मुगल कमजोर हुए, बजाय वो शासन इस देश के बाशिंदों का हो जाता, हिंदू सम्राट प्रभावी होते, इससे पहले अंग्रेजों ने कुटिल चाल से इस देश को दबा लिया। फिर अंग्रेजों से साल हमको 250 साल लड़ना पड़ा, लड़ाई लड़नी पड़ी। तो एक इतिहास के पन्ने हैं। इन इतिहास के पन्नों को अगर किसी ने हमारे लिए आज का वातावरण बनाने में किसी ने पहल की, तो जो पहल है वो सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य ने की। कितना बड़ा ये योगदान इनका है, हरियाणा से इनका जुड़ाव ये हमको ध्यान में आ गया। भले ही इनका जन्म राजस्थान में हुआ, लेकिन ये छोटे ही थे तो पिताजी इनके रेवाड़ी में, रेवाड़ी के पास गांव है कुतुबपुर गांव में आकर के बस गया। गांव ही था, छोटा ही गांव। वहां के बस से इनकी पढ़ाई वढ़ाई वहां शुरू हुई और वहीं से इन्होंने व्यापार शुरू किया। एक बड़ा असमंजस समाज में बना रहता है कि ये किस समाज से जुड़े हुए थे, क्योंकि सामाजिक चेतना तो आज समाज में बहुत है। तो कुछ लोग कहें कि हाँ भी जैसे नाम इनका है उस नाते से तो ब्राह्मण समाज के हैं। अग्रवाल समाज कहने लगा कि नहीं ये तो हमारे समाज से हैं। वास्तव में अग्रवाल समाज क्यों इनको अपनाता है कि अच्छे व्यापारी ये उस समय बने। कुतुबपुर रहते हुए अच्छा व्यापार और अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाया जाता है ये उस काल में इन्होंने सीखा। तो इस नाते से अग्रवाल समाज को भी उनको अपना प्रणेता मानता है, व्यापार का पुरोधा मानता है। तो इस प्रकार से इन्होंने वहां से जीवन शुरू किया। और फिर इनके पिताजी श्री राय पूर्णदास जी बहुत धार्मिक निष्ठा के वो व्यक्ति थे। वो पुरोहित का काम करते थे। हिंदुत्व कूट कूट के भरा हुआ था। इनका कार्यकाल तो बहुत छोटा कार्यकाल है, जो आज हम याद कर रहे हैं कि इनका राज्याभिषेक हुआ आज के दिन 7 अक्टूबर सन 1556 में। यह भी हमको जानकारी मिल गई कि केवल 1 महीना ही वो सिंहासन पर बैठे राज किया। 5 नवंबर 1556 के दिन ही पानीपत की दूसरी लड़ाई में इनको तीर में आंख में तीर लगा, बेहोश हो गए, गिर गए, इनकी गर्दन उन्होंने काट ली। काल छोटा होने के बाद बहुत ज्यादा लोगों ने इनको जितना आगे बढ़ाना चाहिए उनके नाम को नहीं बढ़ाया। लेकिन आज भी सौंदापुर गांव है पानीपत में, एक छोटे स्थान पर इनकी प्रतिमा आज भी लगी है वहां। तो मैं सबसे पहले तो आज के दिन हरियाणा सरकार की ओर से जो एक प्रथम चरण में काम कर सकते हैं, तो मैं घोषणा करता हूं कि एक लगभग 4-5 एकड़ में पानीपत में और एक 4-5 एकड़ में कोई रेवाड़ी में भी इनका एक स्मारक बनाया गया। रेवाड़ी के लोगों ने तो प्रतिमा भी बना के रखी हुई है। क्यों रखी हुई ना, तो लगाने के लिए स्थान का कई बार आया कि इनकी प्रतिमा लगाने के लिए हमको स्थान चाहिए, कोई चौक चाहिए, कोई पार्क चाहिए। अगर पहले से कोई जमीन वहां चिन्हित होगी ठीक है, नहीं तो कोई भी, चाहे वो कुतुबपुर की जमीन होगी या कहीं भी होगी, तो एक स्मारक इनका बनाने के लिए आज मैं दोनों स्थानों पर यह घोषणा करता हूं। और इनके जीवन को प्रेरणा मिले समाज को, इस नाते से इनकी जीवनी को भी आगे बढ़ाया जाएगा, ऐसा मैं आपकी ओर से, सबकी ओर से ये विषय ध्यान में कराता हूं। तो ये जो सारा विषय, चाहे वो पिताजी का, अच्छा इनके पिताजी का एक और पक्ष, किस प्रकार से मन में कूट कूट करके बात भरी हुई। गुरु तेग बहादुर जी का तो 17वीं शताब्दी में नाम आता है कि वो
कश्मीर में जाकर के और उन्होंने वहां के हिंदुओं को सुरक्षित करने के लिए और उनको कहा कि आपका धर्म परिवर्तन तभी कोई करेगा जब कोई एक महापुरुष जो है उसका धर्म परिवर्तन करो। गुरु गोविंद सिंह जी ने पिता को कहा कि आपसे बड़े महापुरुष कौन हो सकते हैं। उन्होंने जाकर के अपना बलिदान दिया, दिल्ली के अंदर उनका बलिदान हुआ। ये 1700-1600 कुछ ईस्वी में हुआ। लेकिन ये घटना 1530 के आसपास ही, 1556 के बाद 1557-58 के आसपास इनके पिताजी राय पूर्णदास जी, उनको ये कहा गया कि आप धर्म परिवर्तन करो नहीं तो गर्दन काट दी जाएगी। उन्होंने धर्म परिवर्तन स्वीकार नहीं किया और राय पूर्णदास जी का धड़ से सिर अलग कर दिया गया। ये घटना उनके पिताजी की उस समय की है। तो किस वीर परिवार के अंदर इनका जन्म हुआ, ये इनके पिताजी की भावना से ये पता लगता है। तो मित्रों, इन सब प्रेरणादायक जानकारियों का जब भी कोई विषय आता है तो हमारे मन में एक विचार आता है कि इन महापुरुषों की याद में सरकारी तौर पर कार्यक्रम क्यों ना किए जाए। हमारे यहां एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो गई थी कि जो भी कोई शासनकर्ता आते थे, उनको अगर किसी को आगे अपना नाम बढ़ाने के लिए मन में विचार आता था तो कुछ नेता तो ऐसे थे कि अपने जीते जी वो अपने ही स्टैचू लगवाने शुरू कर देते थे कि मेरा नाम आगे बढ़ जाए। है आज भी बहुत से, बहुत दूर तक कुछ पहुंचते थे तो मेरे पिताजी और मेरे दादाजी, इनका कैसे स्टैचू लगे, इनका कैसे नाम हो, इनके नाम से कैसे छुट्टी हो, इस सोच तक सीमित रहे हैं। लेकिन जब हम आए तो मैंने कहा कि नहीं, जो इस देश के संत महापुरुष हुए जिनकी जीवनी से प्रेरणा मिलती है, उनके विचारों का प्रचार प्रसार ये हम करेंगे। इसके लिए हमने अलग से योजना बनाई, संत महापुरुष विचार प्रसार सम्मान योजना, और इसके अंतर्गत पहले साल हमने 10 करोड़ रुपए की राशि तय की। उस राशि से अब जितने भी कार्यक्रम प्रदेश में होते हैं, चाहे वो महर्षि वाल्मीकि जी का हुआ, संत रविदास जी का हुआ, संत कबीर जी का हुआ, महर्षि वाल्मीकि जी के हुए, गुरुओं के, गुरु गोविंद सिंह जी के, गुरु तेग बहादुर जी के, गुरु नानक देव जी के, अभी पीछे हमने धन्ना भगत की जयंती वो कैथल में मनाई, महर्षि कश्यप की ऋषि जो इस प्रकार की जयंती है वो हमने मनाई, और आज ये कार्यक्रम भी सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य का उनका राज्याभिषेक दिवस, ये उसी योजना के अंतर्गत हम मना रहे हैं कि ये जीवनी भी ऐसी है जो हमको प्रेरणा देती है। इस परंपरा को हमने शुरू किया है। आने वाली पीढ़ी ऐसे जो काम हुए हैं, ऐसे जो संत महात्माओं ने जो विचार दिया है, जो शहीद हुए हैं, इनकी जीवनी से प्रेरणा अपने समाज को मिलती रहे, तो हमने इन कार्यक्रमों का एक प्रकार से शुभारंभ किया है। आज बड़ी खुशी की बात है, हमारे जितने वक्ताओं ने अपनी सहमति भी जताई है और उनको भी बड़ी प्रसन्नता हुई है, जिन्होंने सोचा था कि हेमू के जीवन चरित्र पर कोई डाक टिकट जारी हो, कोई स्मारक बने। आज हमने उस काम की घोषणा की है। इस अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।